ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट या BBL सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा रिस्की सर्जरी मानी गई है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स मुझे आके पूछते हैं कि डॉक्टर इसमें क्या रिस्क है? क्या हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे कि ये इतनी रिस्की है सर्जरी, वाकई में ऐसा है? और अगर है तो हम ये अगर चाहते हैं करवाना तो हम कैसे करवाएं? इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। मैं डॉक्टर शिल्पी बिदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। BBL सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम बॉडी से फैट निकाल के लव हैंडल से एब्डोमेन के एरिया से फैट निकाल के हम बट के एरिया में या हिप के एरिया में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि बट का साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये वो लोग करवाते हैं जिनको लगता है कि उनकी जो शेप है वो बहुत फ्लैट आ रही है बैक से, या उनकी जो साइड का कर्व है वो नहीं है और हिप्स उनके बहुत दबे हुए हैं, जिसके कारण उनके आउटफिट्स में वो अच्छे नहीं लगते, या फिर दे वांट टू लुक बेटर। तो ये वो सर्जरीज करवाते हैं। अब अगर हम बात करें रिस्क ऑफ द प्रोसीजर, अब इस सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो फैट ट्रांसफ़र है वो थोड़ा लार्ज वॉल्यूम फैट ट्रांसफ़र होता है। तो ऑब्वियसली हम किसी भी एरिया में अगर फैट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एरिया एक्सपैंड कर रहा है और जो भी हम वॉल्यूम डाल रहे हैं उस वॉल्यूम को वहाँ पे जगह बनानी है। तो जो स्किन है उसकी एडजस्टमेंट कैपेसिटी है, एक हद तक वो एडजस्ट करेगी, एक हद तक वो स्ट्रेच करेगी उस वक्त, और धीरे धीरे जब वो टाइट होने लगती है तो ऑब्वियसली उस जगह पे प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये जो प्रेशर बढ़ता है उसके कारण कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो क्या है ये रिस्क जो सबसे ज़्यादा है BBL सर्जरी में? नंबर 1 और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क है BBL सर्जरी का वो है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म का सिंपल टर्म्स में मतलब ये हुआ कि जो फैट हम डाल रहे हैं वहाँ पे स्किन के नीचे रहना चाहिए जिसको, वो हमारे वेन्स में या ब्लड वेसल्स में जाके वो ट्रैवल करके लंग्स में पहुंच रही है और उसके कारण हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या फिर लंग के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क माना गया है फैट एम्बोलिज्म। अब फैट एम्बोलिज्म हम कैसे कम कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि BBL सर्जरीज होना बंद हो गई या फिर हर BBL सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, जब हमें वॉल्यूम ट्रांसफ़र करना है तो उसमें हम अगर बहुत लार्ज वॉल्यूम है तो हम ये पेशेंट को समझाते हैं कि हम इतना लार्ज वॉल्यूम एक बार में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि जब टाइटनेस बढ़ती है तो ब्लड वेसल्स का स्ट्रेच भी बढ़ता है और उसके कारण छोटे छोटे जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्लड वेसल्स में जा सकते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग द सर्जरी बट ऑल्सो आफ्टर द सर्जरी। तो इसलिए हम इससे इस तरह से बच सकते हैं कि हम बहुत ह्यूज वॉल्यूम ट्रांसफ़र एक बार ना करें। तो हम जब लार्ज वॉल्यूम फैट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैं यूजुअली पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम इसको स्टेज वाइज करें, सो दैट हमारा जो प्रेशर है वो इतना ना बढ़े और हमारा पोस्ट ऑपरेटिव भी जो है वो आसान रहे एंड स्किन को भी स्ट्रेच करने का मौका मिले, और मॉडरेट डिग्री का स्ट्रेच होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो स्किन सेटल कर जाती है। फिर हम जब सेकेंड टाइम करते हैं तो और बेटर फैट सर्वाइवल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सिंगल प्रोसेस में भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं जिससे हम स्किन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो कि फैट इंजेक्शन के पहले का स्टेप है। तो इसमें क्या है कि एक्सपेंशन से हम वाइब्रेशन से एक्सपेंशन कर सकते हैं और उसके बाद हम उसमें फैट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें टेक्निक का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड है ये बात कि अगर हम मसल में फ़ैट ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये एक मसल रिच एरिया है और उसमें हमारा जो फैट ट्रांसफ़र है उसका लेवल क्या होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जन का एक्सपीरियंस और सर्जन का स्किल। तो ऑब्वियसली अगर हम मसल में डाल रहे हैं फैट तो उसके जो फैट एम्बोलिज्म के चांसेस हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं वर्सेस कि हम सिर्फ स्किन के नीचे डाल रहे हैं। तो पहले जब लोगों ने फैट ग्राफ्टिंग करना शुरू किया था इस एरिया में तो इंट्रामस्कुलर डालना एक आम बात थी, लेकिन जब देखने लगे कि नहीं इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके ये जो प्रोसीजर है ये लार्जली स्किन का फैट ग्राफ्टिंग बन गया और मसल के अंदर फैट ग्राफ्टिंग बहुत लिमिटेड तरीके से या ना के बराबर डालते हैं। हम नहीं प्रेफर करते कि हम मसल में कोई भी फैट ग्राफ्टिंग करें।
इसलिए जो भी फैट ग्राफ्टिंग हम करते हैं बट वाले एरिया में वो स्किन के नीचे होता है एंड दैट इज़ वाई द रिस्क इज़ मच लेसर ऑफ फैट एम्बोलिज्म। ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी लाइपोसक्शन प्रोसेस में या फिर फैट ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जो बहुत ही माइन्यूट फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो मिल सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि स्टेज वाइज अगर करना है तो कैसे प्लान करें। अगर हमें ये रिस्क कम करना ही है तो हम स्टेज वाइज करें। उसमें जब फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है उसके बीच में मैं ये यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि 6 मंथ्स का गैप हो, जो पहली सर्जरी से एरिया है सेटल कर जाता है और उसके बाद वो फिर से तैयार हो जाता है फैट ग्राफ्टिंग के लिए। लेकिन सिंगल स्टेज में भी हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हुए हैं, क्योंकि अगर हम वाइब्रेट करके उस एरिया को एक्सपैंड कर देते हैं तो उस एरिया की कैपेसिटी बढ़ जाती है फैट लेने की, बिना प्रेशर इंक्रीज किए हुए। तो ये तो बात की हमने टेक्निक की कि हम स्टेज वाइज फैट ग्राफ्टिंग करें और हम मसल में ना करें, स्किन के नीचे करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का और पोस्ट ऑपरेटिव केयर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब लेटें तो पेट के बल लेटें, बैक पे प्रेशर ना आए, ग्राफ्टेड एरिया पे प्रेशर ना आए। उसमें ब्लड वेसल्स के एक्सपेंशन का रिस्क होता है, फैट जा सकता है ब्लड वेसल में। इसलिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि 3 to 6 वीक्स डेफिनेटली आप ये ट्राई करें कि आप बैक पे ना लेटें, पेट के बल लेटें। दूसरा कि आप बैठना जितने हद तक हो सके वो अवॉइड करें, और अगर बैठें तो BBL पिलो के सहारे से बैठें, क्योंकि उसमें थाई सपोर्ट रहता है और बट एरिया पे प्रेशर नहीं आता। और ऑफ कोर्स मेडिकेशंस का रोल तो है ही, एंटी इन्फ्लेमेटरीज आपको लेने हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो जल्दी सबसाइड करे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी आप शुरू में ना करें, क्योंकि जो ग्राफ्टेड एरिया है उसको सेटल करने में वक्त लगता है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ठीक है आपका शेड्यूल हो सकता है बिजी हो, लेकिन केयर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत बार पेशेंट्स, इतने डेडिकेटेड पेशेंट्स आते हैं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 6 हफ्ते तक वो कहते हैं कि डॉक्टर हम तो बैठे ही नहीं है, हमने तो सारा काम खड़े होके किया है या फिर लेट के किया है। So it's good that you are careful, and being more careful is definitely not going to harm, and it's only going to be better for your result and as well as safety. अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो रिस्क का पॉइंट है वो है इन्फेक्शन। अब क्योंकि इतना बड़ा लार्ज एरिया ग्राफ्टिंग है तो ऑब्वियसली ये जो फैट हमने एक एरिया से निकाला है और दूसरी जगह पे डाला है वो एक उस समय के लिए वो डेड टिश्यू है, उसको वहाँ पे ब्लड वेसल्स बनानी है, अपना ब्लड सप्लाई लेना है, तो ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन का रिस्क तो रहता ही है। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से एंटीबायोटिक्स देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव में भी हम एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको वो लेने हैं टाइम से। और अगर आपको लगता है कि कुछ अनटूवर्ड लग रहा है, पेन बढ़ रहा है, फीवर आ रहा है, तो आपको आपके सर्जन को रिपोर्ट करना है, सो दैट वो अर्ली जो भी ट्रीटमेंट हो वो स्टार्ट कर सकें ताकि ये चीज़ वर्सन ना हो। एक और सिग्निफिकेंट रिस्क है जिसकी हम बात ज़रूर करेंगे, स्पेशली पोस्ट कोविड ईरा में ये और इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो है ब्लड क्लॉट्स इन योर लेग वेन्स। और ये भी डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, उसके लिए हम मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि ब्लड जो है वो वेन्स में क्लॉट ना करे। इसमें भी वही रिस्क है जैसा कि फैट एम्बोलिज्म में है, कि अगर लेग वेन्स में ब्लड क्लॉट होता है, जिसको कि DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उससे क्या होता है कि अगर वो क्लॉट डिसलॉज हो गया तो वो लंग्स तक पहुंच सकता है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसके भी प्रिवेंशन के तरीके हैं, और हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स को जो भी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस और जो भी हमने मेडिकेशंस लिखे हैं वो टाइम से लें और प्रॉपरली लें, ध्यान रखें, और केयर फॉलो करने से ये सारे रिस्क जो हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कंटिन्यू टू डू BBL सर्जरीज विद सेफ्टी, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एजुकेटेड अबाउट दिस, क्योंकि BBL सर्जरी एक हिसाब से ये देखें तो कॉमन सर्जरी है। फैट ग्राफ्टिंग हम बहुत पेशेंट्स में करते हैं, बट उसकी लिमिट्स और उसका क्या जो इफ़ेक्ट है हम चाह रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस वो हमें रियलिस्टिक रखनी है। और अगर मान लीजिए कि हमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ चाहिए हमें बट साइज़ में, तो उसको हमें स्टेज वाइज करना ही बेटर रहेगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप अपनी BBL सर्जरी प्लान कर रहे हैं और आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे वो सवाल पूछें, हम उसका जवाब देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस पर बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।